नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। ये वाकया जिस समय का है उस समय मैं लखनऊ में ही एसपी सिटी पूर्वी के पद पर तैनात था। बात 4 नवंबर 2001 की है। ट्रांसगोमती का एक महत्वपूर्ण थाना है महानगर। किसी ने यह पूछा है कि ट्रांसगोमती आप बार बार किस जगह का नाम लेते हैं। लखनऊ शहर को बीच में गोमती जो बहती है वो दो भाग में बांट देती है, एक पुराना शहर और एक नया शहर। ट्रांस गोमती का मतलब नए शहर का इलाका जिसमें महानगर, इंदिरा नगर, गोमती नगर, विकास नगर, ये सब क्षेत्र जो नए बसे हुए हैं वो आते हैं। तो ट्रांस गोमती का बहुत इंपॉर्टेंट थाना है महानगर। महानगर में भी एक बहुत ही बिजी मार्केट है, गोल मार्केट। गोल मार्केट पर से जब आप महानगर थाने की तरफ जाएंगे तो एक लाइन से दाहिने हाथ पर और कुछ दुकानें बाएं हाथ पर ज्वेलरी की हैं। बहुत बड़े बड़े नाम वाले ज्वेलरी के शोरूम हैं। अचानक कंट्रोल रूम को फोन आया कि ज्वेल पैलेस के सामने टोयोटा गाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को बदमाशों ने गोली मार दी और उसके पास जो सामान था वो लूट कर ले गए। बदमाशों की संख्या 3 बताई गई उस सूचना में। आनन फानन में पुलिस पहुंच गई वहां पर। मार्केट के लोग भी भाग कर आ गए। थोड़ी देर में ही उसकी पहचान हो गई। जबकि उस मार्केट में लगभग हर दुकान के सामने उनका सिक्योरिटी गार्ड रहता है। और जैसे ही उसने गोली मारी, ज्वेल पैलेस के सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बंदूक तान के बदमाशों की तरफ 4 कदम बढ़ाए होंगे। इसी बीच में उन तीनों ने उसको घेर के कट्टे के बट से उसके सिर पर मार के उसकी बंदूक छीन ली। कोई सीसीटीवी इतने बड़े मार्केट में किसी तरह की कोई सीसीटीवी 2001 में नहीं लगी थी। अब तो हर दुकान पर है, हर चौराहे पर है, हर खंबे पर है। जिस समय ये बदमाश वारदात कर रहे थे, भारी भीड़ भाड़ थी महानगर के उस गोल मार्केट में। दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया था। घटना को देखा 50 लोगों ने, आगे कोई नहीं आया। किसी दूसरे दुकान का कोई भी सिक्योरिटी गार्ड भी आगे नहीं आया। जब उनकी पहचान हुई तो सबके होश उड़ गए। वो कानपुर के सबसे प्रतिष्ठित सर्राफा व्यवसायी रूपचंद्र अग्रवाल थे। वो आभूषणों की थोक खरीद और फरोख्त के लिए अक्सर महानगर की इस मार्केट में, अमीनाबाद की मार्केट में आया जाया करते थे। क्योंकि वो थोक के व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, इसलिए लोगों के जो ज़रूरतें होती थीं वो सप्लाई करते थे या लोग उनके यहाँ से ले जाते थे। पैसा लेने और कभी कभी माल देने के लिए भी वो लखनऊ आया करते थे। थोड़ी देर में ही शहर के सभी सर्राफा मार्केट्स में हल्ला हो गया कि रूपचंद अग्रवाल की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सारे के सारे सर्राफा मार्केट शहर के बंद हो गए। मार्केट के हर मार्केट के अलग अलग एसोसिएशन है, सर्राफा एसोसिएशन, उसके जो पदाधिकारी थी वो वहां से अस्पताल की तरफ भागे। क्योंकि ये पता लगा कि जैसे ही ये पहचान हुई कि रूपचंद अग्रवाल हैं, फौरन घायल रूपचंद को केजीएमसी ले जाया गया। डॉक्टर्स ने अस्पताल पहुंचते ही, केजीएमसी पहुंचते ही उनको ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया। यानी जब वो यहाँ लाए गए थे तब वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कानपुर में उनके घर वालों को भी इन्हीं सर्राफा व्यवसायियों ने खबर कर दी। उनका परिवार वहां से भागकर पहुंच गया। 1.5-2 घंटे का रास्ता है। सभी लोग सीधे केजीएमसी पहुंचे। बहुत बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई, सर्राफा व्यापारियों की, उस समय के व्यापारी नेताओं की, और फिर उसके बाद उनके परिवार के लोग भी पहुंच गए। रूपचंद्र अग्रवाल के बेटे राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध लूट और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। लाश को वहीं पर सील मोहर किया गया, पंचायतनामा भरा गया और वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रात हो गई थी,
पोस्टमार्टम अगले दिन होना था। अगले दिन पोस्टमार्टम हो भी गया, लेकिन इस बीच में मौके पर हमारे एसएसपी जो उस समय थे बीबी बख्शी साहब, वो भी पहुंच गए। एसपी ट्रांसगोमती गुलाब सिंह साहब थे, वो भी पहुंच गए। हालांकि मेरे क्षेत्र का नहीं था मामला, ट्रांसगोमती एसपी ट्रांसगोमती के कार्य क्षेत्र का मामला था, लेकिन मुझे भी बुलाया गया। मैं भी अपनी पूरी टीम लेकर वहां पहुंच गया। बदमाशों ने यह बहुत डेयरिंग काम किया था। खचाखच भरी हुई मार्केट, और उस मार्केट में कम से कम 10 आर्म्ड गार्ड जो भीतर नहीं रहते हैं, बाहर सीढ़ियों के पास कहीं बैठे रहते हैं, आने जाने वाले लोगों पर नजर रखते हैं। 200 कदम की दूरी पर थाना महानगर, और थाने के ऊपर इलाके के एसपी यानी एसपी ट्रांसगोमती का ऑफिस। 50 कदम की दूरी पर महानगर चौराहे पर एक परमानेंट पिकेट, जो उस जमाने से लग रही थी और आज भी वो परमानेंट पिकेट महानगर चौराहे पर लगती है। लेकिन फिर भी सरे शाम एक व्यापारी को गोली मारकर उसके जेवर और पैसे छीनकर बदमाश ले गए। इतना डियरिंग काम हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि साहब उसमें एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था, और जिसने गोली मारी वो पुलिस की वर्दी में था, और जिस बंदूक से या जिस पिस्टल से, जिस रिवॉल्वर से मारी, वो भी सर्विस वेपन लग रहा था। जो जानकार लोग थे, बहुत से लोग वहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, उसमें जिनको जानकारी थी इस तरह के वेपन्स की, उन्होंने कहा साहब देखने में वो सर्विस वेपन लग रहा था। एसएसपी ने 5 टीमें बनाई और अगले दिन यानी 5 नवंबर 2001 के लिए पूरा बंदोबस्त करने के सभी सर्किल ऑफिसर्स को निर्देश दिए। सबको यही आशंका थी कि बड़े व्यापारी का मर्डर हुआ है, सर्राफा व्यापारी का मर्डर हुआ है। व्यापार मंडल संगठनों में सबसे सशक्त यही सर्राफा व्यापार एसोसिएशन होती है। तो ये वैसे भी आशंका थी सबको कि कल धरना प्रदर्शन, जाम, तोड़फोड़, इन सब की संभावना है। जिस जिस थाना क्षेत्र में सर्राफा मार्केट पड़ती हैं, उन सबको स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आप अपने क्षेत्र में पुलिस का पूरा बंदोबस्त रखेंगे, कल किसी तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। अगले दिन सभी अखबारों में प्रमुखता से सभी व्यापार मंडलों की नोटिस भी आ गई कि आज सभी व्यापार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए जाएंगे, कोई भी दुकान न खोले। गंभीर घटना हुई है, पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई है। अगले दिन ज्वेल पैलेस के पास व्यापारी और उनके नेताओं ने बड़ा लंबा जाम लगाया, और इतना बड़ा जाम लगा दिया कि पूरे ट्रांसगोमती एरिया की यातायात व्यवस्था एकदम चरमरा गई। इसी तरह बाकी सर्राफा बाजार जो लखनऊ में हैं, निशातगंज, अमीनाबाद, चौक, हजरतगंज और आलमबाग, इन सब जगह भी सर्राफा व्यापारी सड़क पर आ गए, जाम किया, धरना प्रदर्शन किया। पुलिस दिन भर जाम हटाने में हलाकान होती रही, परेशान होती रही, और रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। कई जगहों पर जब यातायात का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हल्ला गुल्ला होने लगा, तो पुलिस को लाठीचार्ज भी उस दिन करना पड़ा था रास्ता खुलवाने के लिए। रात में ही एसएसपी ने प्रेस को ब्रीफ किया और उन्होंने ये बताया कि इन्हीं रूपचंद अग्रवाल जिनकी हत्या हुई है आज, मतलब कल हुई है, इन्हीं के साथ ठीक ऐसी वारदात 1997 यानी 1997 में भी हुई थी। हुसैनगंज थाना क्षेत्र में मोहन होटल के ठीक बगल में उनके साथ ये घटना हुई थी। बदमाशों ने गोली उनको मारी थी, वो उस समय शायद सिर उन्होंने झुका लिया, बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर को गोली लग गई और ड्राइवर की मृत्यु हो गई। इसी अफरा तफरी में बदमाश उनके पास उस समय जो 20-25 लाख का सामान रहा होगा वो लूट ले गए थे। एसएसपी ने यह भी बताया कि वो भी बहुत गंभीर घटना थी, लेकिन बाद में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया था। ये सभी बदमाश उन्नाव के रहने वाले थे। जो इनका गैंग लीडर था वो उन्नाव के शुक्लागंज इलाके का था, और इनके पकड़े जाने के बाद सारा माल और सारा पैसा रिकवर हो गया था।
एसएसपी ने प्रेस को फिर से बताया कि घटना वाले दिन रूपचंद अग्रवाल के साथ, यानी इस वाली घटना जो कल हुई थी, उसमें जो ड्राइवर था वो भी शुक्लागंज का रहने वाला है और ऐसा लगता है कि मुखबिरी जरूर इसी ने की होगी और जो मुखबिरी करता है अपराधियों तक वही पहुंचा पाता है। ये पुलिस का बड़ा सामान्य सा सिद्धांत है। बताया गया कि ड्राइवर से और उनके साथ जो उस समय चल रहा था मुनीम, उससे गहन पूछताछ चल रही है और हम लोगों को उम्मीद है, यानी पुलिस को उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी हत्यारों तक या लुटेरों तक पहुंच जाएंगे। पुलिस ने पिछली घटना के विवेचक को बुलाया। 97 की घटना थी, 2001 में दोबारा घटना हुई। 3 साल 4 साल पहले जिसने विवेचना की थी, थाने के रिकॉर्ड से उसका पता किया गया और उसको बुलवाया गया। उससे पूछा गया कि उसमें कौन कौन लोग थे। सबका नाम पता निकाला गया। कुछ तो तब भी जेल में थे, कुछ बाहर हो गए थे। उनके यहाँ पुलिस टीम भेजकर उनको उठवाकर थाना महानगर बुलाया गया। विवेचक ने बताया कि साहब, मुझसे पूछा गया कि मुखबिरी किसने की थी। उन्होंने कहा साहब, चूंकि 3 ही 4 दिन में सारे पकड़ गए और सारा माल बरामद हो गया, तो फिर आगे की प्रोसेस चलने का कोई मतलब नहीं था और फिर बाकी सब जो पकड़े गए थे, जिनके पास माल बरामद हुआ था, उन सबको गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया और विवेचना में चार्जशीट लगा दी। लेकिन मेरी डायरी के मुताबिक सबसे पहले हम लोग उनके घर पे ही गए थे, उनके जितने नौकर हैं उनसे पूछताछ की थी। तो जिस नौकर पे संदेह था उसका नाम उन्होंने बताया चंद्र, उसका नाम था फूलचंद्र, उसका नाम था फूलचंद्र रस्तोगी। उन्होंने क्या, उससे पूछताछ भी होती, लेकिन फिर लाला के घर वालों ने इसका बड़ा विरोध किया था कि ये हमारा सबसे पुराना कर्मचारी है और इससे इस बात की उम्मीद नहीं है कि वो मुखबिरी करेगा। कैश तो ये खुद भी इतना हैंडल करता है कि जब चाहता ये उतना कैश लेकर भाग जाता, इसलिए पुलिस इनको नाहक परेशान न करे। इस बात पर फिर बात खत्म हो गई और उसमें आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि केस डायरी में मुखबिरी किए जाने वाले व्यक्ति का जिक्र जरूर है। उन्होंने जो हुलिया बताया और जो नाम बताया, फिर इनके घर वालों से, मृतक के घर वालों से पूछा गया। उन्होंने कहा हाँ साहब, बिल्कुल सही हुलिया बताया जा रहा है, बिल्कुल सही नाम बताया जा रहा है। पिछली वाली घटना में इस पे पुलिस ने शक किया था, पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन तब तक उसके विरुद्ध ऐसी कोई बात कभी हम लोगों के संज्ञान में नहीं आई थी। हम ही लोगों ने यह कहा था कि इसको नाहक परेशान न किया जाए, इसे छोड़ दिया जाए, इसका कोई कसूर नहीं है। बाद में अभी साल भर पहले कुछ लिखा पढ़ी की गड़बड़ी हम लोगों ने उसकी पकड़ ली और फिर उसको बाहर निकाल दिया। वो बाराबंकी का रहने वाला है और उसका पता जो है वो मेरे पास फला फला है हमारे पास। पुलिस का एक दल तुरंत बाराबंकी भेजा गया। बाराबंकी जाने पर यह पता लगा कि अब वो वहां पर नहीं रहता। 2 महीने पहले वो किसी और जगह पर चला गया है, फूलचंद रस्तोगी, लेकिन कहाँ गया है इसका पता नहीं है। अगल बगल वालों ने बताया कि साहब, इन्हीं के ठीक बगल में बाराबंकी पीएसी में तैनात एक सिपाही हैं, प्रदीप टैगोर उनका नाम है। बगल वाले घर में वो रहते हैं, उनसे बहुत आना जाना था फूलचंद रस्तोगी का। अगर उनसे पूछा जाए तो वो बता सकते हैं कि वो नया घर उसने कहाँ लिया है, कहाँ शिफ्ट हुआ है। पुलिस टीम जो गई थी वो पहुंच गई प्रदीप टैगोर के घर पर। सिपाही प्रदीप टैगोर, जो 10वीं बटालियन पीएसी का, जिसको आर्म्ड बटालियन हमारे यहाँ कहते हैं, यूपी पुलिस का सिपाही था। घर पे लोगों ने बताया कि साहब वो ड्यूटी पर गए हैं, शाम को आएंगे। पुलिस वाले का घर था, तलाशी लेने वाले भी सब पुलिस वाले ही थे। घर वालों से हल्की फुल्की बातचीत की, फलां तारीख को कहाँ गए थे, फलां तारीख को कहाँ गए थे, कब आए थे। बातचीत करते करते तभी उस जो पहला कमरा है उस पे तखत के नीचे एक नेम प्लेट अखबार में, नंबर प्लेट अखबार में लिपटी हुई पड़ी। किसी सिपाही की नज़र उस पर पड़ गई। उसने वो अखबार जिसमें नंबर प्लेट लिपटी हुई थी
उसको खींच लिया। नंबर प्लेट बाहर आ गई। नंबर उस पर लिखा हुआ था यूपी 65। आगे का नंबर भी था। घटना वाले दिन चश्मदीदों ने यह बताया था कि गाड़ी यूपी 65 की है, लेकिन उसके अंत के 2 अंक या तो उस पर कीचड़ लगा हुआ है या उसका नंबर खुरचा गया था, इसलिए वो 2 नंबर स्पष्ट नहीं थे। जितना भी नंबर बताया था उसके सारे कॉम्बिनेशंस में नाम पते ढूंढे गए थे, लेकिन इस मोटरसाइकिल का पता नहीं लगा था। टीम ने लखनऊ को इस डेवलपमेंट को बताया, एसएसपी के यहां भी बताया और एसपी ट्रांसगोमती को बताया कि साहब ऐसे ऐसे हम लोग पता करने प्रदीप टैगोर का सिपाही का गए थे कि ये फूलचंद कहाँ रह रहा है। उसके घर में इस तरह की नंबर प्लेट मिली है जो उसकी तख्त के नीचे अखबार से लपेट के रखी हुई थी। कहा गया कि प्रदीप टैगोर जहां भी हो ढूंढ के और कमांडेंट पीएसी की परमिशन लेके उसको फौरन यहां पर ले आइए। प्रदीप टैगोर जैसे ही शाम को वापस अपने घर पर आया, पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। हालचाल पूछा पुलिस ने, उसको लेके कमांडेंट पीएसी 10th बटालियन बाराबंकी के पास गए और बताया कि साहब एक पूछताछ के सिलसिले में इनको लखनऊ ले जाना है। उनकी परमिशन के बाद उन्हें लखनऊ महानगर थाने पर लाया गया। बड़ी घटना थी, पुलिस इकट्ठा थी, लोग परेशान थे, व्यापारी रोज धरना प्रदर्शन करते थे, पुलिस को रोज लाठीचार्ज करना पड़ता था। लेकिन महकमे का था, पुलिस का था, पुलिस वाले ही पूछताछ कर रहे थे, थोड़ी नरमी से उससे पूछताछ हो रही थी। परेश पांडे उस समय सीओ महानगर थे, वो भी पहुंचे पूछताछ के लिए। इनिशियल क्वेश्चन, कहाँ के रहने वाले हो, पिछले 5-7 दिनों में तुम कहाँ कहाँ रहे हो, कहाँ कहाँ तुम्हारी ड्यूटी रही है, ये सब बातें उससे पूछी गई। घर पे कौन कौन है। इन्हीं 2-1 बातों को जब वेरीफाई किया गया, जिनमें हल्का शंका हो रही थी कि ये झूठ बोल रहा है, तो वास्तव में वो झूठी बातें निकल गईं। पहले से ही बिलबिलाई पुलिस, उसने फौरन उसका वर्दी उसके उतरवा के टांग दी। किसी भी वर्दी वाले से पूछताछ करते समय उसकी वर्दी का सम्मान करते हुए उस पर कभी कोई प्रहार नहीं किया जाता, कम से कम पुलिस वाले या वर्दी वाले नहीं करते। जेल भी भेजना हो तो वर्दी में बावर्दी उसको जेल नहीं भेजा जाता, उसकी वर्दी उतार के ही उसे जेल भेजा जाता है, चाहे वो अंडरवेयर बनियाइन में हो। तो वर्दी उतारी गई और पुलिस ने अपनी श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी। श्रेणीबद्ध पूछताछ अंतिम श्रेणी तक पहुंची, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। सत्यबोलक यंत्र का प्रयोग शुरू किया गया। बहुत देर तक उसने सत्यबोलक यंत्र को भी रजिस्ट किया, क्योंकि पुलिस वाले से मारपीट हो रही थी, पुलिस वाले से पूछताछ हो रही थी, इसलिए वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद थे। कोई ऐसी बात न हो कि पुलिस ही विद्रोह पर खड़ी हो जाए या पुलिस ही शिकायत करने लगे कि साहब देखिए पुलिस वाले हो कि पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। सत्यबोलक यंत्र को जब दोबारा प्रयोग शुरू उसका किया गया, तब उसने कहा कि साहब आप बंद कर दीजिए, मैं सब बताता हूं। उसने बताया कि मैं 10th बटालियन पीएसी में सिपाही हूं और बस्ती जिले के मुंडेरवा कस्बे का रहने वाला हूं। रूपचंद्र रस्तोगी ने, जो मेरा पड़ोसी था 2 महीने पहले तक, उसने 2 महीने पहले मुझसे बताया था कि ये काम बहुत बढ़िया है प्रदीप भैया, अगर आप कर लें तो कुछ हमारा भी भला हो जाए, कुछ आपका भी भला हो जाए। प्रदीप ने कहा, मैंने पूछा क्या काम है। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी है, कानपुर से लखनऊ हर हफ्ते, ऑलमोस्ट हर हफ्ते आता है और उसके पास उस समय इल्लीगल चांदी हुआ करती है। बस आप वर्दी में उसकी गाड़ी रोक लीजिए, रोक के उसके पास जो चांदी है उसकी रसीद मांगिए। तो लाला बहुत डरपोक है, लाला के पास जो भी कैश होगा, और जब वो उगाही करके जाता है कभी 20-25 लाख से कम का कैश नहीं होता, तो अपने बचने के लिए वो फौरन 20-25 लाख रुपए दे देगा। आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। फिर बताया कि फूलचंद ने मुझे फिरदौस, विजय शर्मा और विशाल तिवारी से मिलवाया और कहा कि ये सब लोग तुम्हारे साथ में रहेंगे, इनमें किसी को तुम
दरोगा बता देना, किसी को सिपाही बता देना, ये सब सादे में रहेंगे, तुम वर्दी में रहोगे, इतना फायदा हो जाएगा। फूलचंद रस्तोगी लाला को यानी रूपचंद अग्रवाल को इसलिए परेशान करना चाहता था कि उसने साल भर पहले जब उसको नौकरी से निकाला तो बहुत बेइज्जत किया था और तमाम सारे झूठे आरोप उस पर लगाए थे। उसके बाद उसको पंजाब ज्वेलर्स के यहां भी नौकरी मिल गई, लेकिन वहां भी बहुत दिन तक वो टिक नहीं सका। रूपचंद के यहां इतने लंबे समय तक काम करने के बाद किसी सर्राफा के यहां दूसरी तरह का काम जैसे सामान ढोना, सामान लगाना, ये उसके बस का नहीं था। काम में ढिलाई हुई, पंजाब ज्वेलर्स ने निकाल दिया। तब से चूंकि इतने दिन रहा है, उनकी सब आनापाई जानता था लाला की, तो उसने कोशिश की कि इसका माल पकड़ जाए, कुछ इसका पैसा ढीला हो, हमारा भी काम हो, तब मुझे अपनी बेइज्जती का बदला मिल जाएगा। प्रदीप से फूलचंद का नया पता पूछा गया। पुलिस वहां गई, अपने पते पर नहीं मिला। खैर पुलिस तो पुलिस, ढूंढ ढांड के उसके एक रिश्तेदार के यहां से उसको पकड़ लाई। प्रदीप ने बताया कि फूलचंद ने 1 हफ्ते पहले ही इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए सबको बुला लिया था, लेकिन उस दिन हमारे बटालियन की ड्यूटी अयोध्या लग गई थी। बहुत चाह के भी मैं उस दिन लखनऊ नहीं आ पाया, इसलिए वो पोस्टपोन कर दिया गया। घटना वाले दिन यानी 4 नवंबर को प्रदीप टैगोर ने कहा कि हम अपनी ड्यूटी से जैसे ही वापस आए तो उन्नाव के एक अपराधी करण की मोटरसाइकिल मेरे पास थी। मोटरसाइकिल का नंबर था यूपी 65P7795। इस मोटरसाइकिल से वर्दी पहने पहने मैं सीधे अमीनाबाद गया, क्योंकि पीसीओ से फूलचंद ने बताया था कि तुम अमीनाबाद आना, हम लोग सब वहीं मिलेंगे। थोड़ी देर में फूलचंद उसको मिल गया। फूलचंद अपने साथ फिरदौस, विजय शर्मा और विशाल को भी ले आया था। उसने बताया कि लाला चल चुका है कानपुर से और शाम के वक्त 4-5 बजे वो महानगर में गोल मार्केट पर पहुंच जाएगा। मुझे पता है उसकी कहां कहां देनदारी लेनदारी होती है और हम लोग गोल मार्केट पर ही ये काम कर लेंगे। पहले फूलचंद ने प्रदीप को लाला की गाड़ी काली स्टीम बताई और उसका नंबर भी बताया। उसके करीब आधे पौन घंटे बाद ही बताया कि लाला ने अपनी गाड़ी बदल ली है, वो सफेद रंग की टोयोटा पर है और उसका नंबर भी फूलचंद ने लाला को बता दिया, इसको प्रदीप टैगोर को बता दिया। प्रदीप उसी रास्ते पर, जिस रास्ते से उसने बताया कि इसी रास्ते से वो आते हैं कानपुर से और जाते समय फलां रास्ते से जाते हैं। प्रदीप उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसको लाला की यानी रूपचंद अग्रवाल की सफेद टोयोटा आती दिखाई पड़ गई। नंबर उसके पास था, उसने देख लिया। वो फौरन कूदकर पास के पीसीओ पर गया और वहां से फिरदौस को बताया। फिरदौस वायरलेस चौराहे के एक पीसीओ के पास खड़ा हुआ था। पीसीओ वाले को ये बता के कि मेरा फोन आए तो मुझे बता देना, मैं यहीं खड़ा हूं। प्रदीप ने फिरदौस को बताया कि लाला अब महानगर की तरफ जा रहा है, तुम लोग सब लोग गोल मार्केट पर पहुंचो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। फिरदौस, फूलचंद, विजय शर्मा और विशाल तिवारी ये सब गोल मार्केट पर पहुंच गए। पीछे पीछे अकेले अपनी मोटरसाइकिल से, उसी मोटरसाइकिल से जिसका मैंने जिक्र किया, प्रदीप टैगोर भी आ गया। तो वो देखा वहां पर, जब हुआ कि फूलचंद कहां है, फूलचंद कहां है, आगे क्या करना है, देखा फूलचंद चकमा देकर निकल गया था। तब तक उनकी नजर पड़ी कि ये तो आ गया लाला, उसकी गाड़ी दिखाई पड़ गई और ये भी देखा कि ज्वेल पैलेस के सामने वो गाड़ी धीमी हो रही है, संभवतः ज्वेल पैलेस पर उतरेगा। ये सभी भागकर पहुंच गए। प्रदीप टैगोर,
फिरदौस, विजय शर्मा और विशाल तिवारी। गाड़ी तब तक रुक गई थी। ड्राइवर अपनी तरफ से उतरकर लाला की तरफ संभवतः गेट खोलने के लिए आ रहा था। प्रदीप टैगोर ने खुद ही गेट खोल दिया और देखते ही रूपचंद अग्रवाल को 2-3 गोलियां मार दी। गोली चलते ही ड्राइवर भी भाग खड़ा हुआ और रूपचंद के बगल में बैठा उनका मुनीम भी गाड़ी खोलकर भाग गया, दरवाजा खोलकर भाग लिया। लाला के पास ही सीट पर जो बैग और सामान और ब्रीफ केस रखा था, जल्दी जल्दी उसको प्रदीप ने बाहर निकाला। अपने जो साथ में उनके गुर्गे उसके आए हुए थे उनको पकड़ाया। तब तक उनका ध्यान गया कि सामने से ज्वेल पैलेस का सिक्योरिटी गार्ड एक नाली बंदूक उनकी तरफ किए हुए 4-6 कदम आगे आ गया था। घेर के इन लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसके सिर पर कट्टे के बट से जोर से मार दिया और उसकी बंदूक छीन ली। बंदूक छीनी और उसके बाद 2 मोटरसाइकिलों पर ये लोग फरार हो गए। जाते समय गार्ड की उस बंदूक को कुकरैल नाले के भीतर फेंक दिया। फूलचंद से पूछा गया कि तुम कहाँ गायब हो गए। फूलचंद ने बताया कि जब हम लोग वहाँ से चले और गोल मार्केट पर इकट्ठा हुए तो मैंने एक बार विजय शर्मा से और फिरदौस से पूछा कि कैसे करोगे, किधर से, गाड़ी उसकी इस तरफ से इस तरफ जाएगी। तो उसने कहा देखिए अब तय किया गया है कि यहाँ अगर चेकिंग के लिए रोकेंगे और वो चिल्लाया भी तो सारी मार्केट यहीं टूट पड़ेगी। सबके पास कट्टे हैं, अगर कोई एक आदमी फंस गया तो प्लान भी सब गड़बड़ हो जाएगा और सब पकड़े जाएंगे। लिहाजा ये तय किया गया है अब कि वो यहां जहां भी रुकेगा वहीं उसका बैग हम लोग छीन लेंगे, अगर किसी ने विरोध किया तो उसको गोली मार देंगे। फूलचंद ने कहा कि जब ये पता लगा कि ये गोली मार के लूटने की योजना इन लोगों ने बना ली है, मैं डर गया और चुपचाप वहां से थोड़ा आगे जाकर एक पीसीओ के भीतर छिप गया। जब गोली चली तो ये वहीं हमारे सामने से मोटरसाइकिल पर बंदूक लिए हुए बादशाह नगर की तरफ जा रहे थे। मैं फौरन उसी पीसीओ में घुस गया और मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या करके और लूट कर ये लोग जा रहे हैं, एक नाली बंदूक इनके हाथ में है। फूलचंद ने बताया कि मेरी कोशिश ये थी कि जल्दी से पुलिस कंट्रोल रूम से सब जगह चेकिंग लग जाएगी तो ये सब पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये सब भाग गए। पुलिस ने सभी चारों को गिरफ्तार कर लिया, सारे कट्टे बरामद कर लिए, काफी कैश की रिकवरी भी कर ली और जिस ज्वेलर के यहां माल बेचना बताया था उस ज्वेलर को भी गिरफ्तार करके थाने पर ले आई, क्योंकि कैश और ज्वेलरी मिलाकर लगभग 50 लाख रुपए की ये लूट रूपचंद्र अग्रवाल को मारकर हुई थी। आज की घटना। पुलिस के एक बावर्दी सिपाही की इस कारस्तानी से पुलिस महकमा शर्मसार हुआ था। उस समय बहुत दिनों तक कोई घटना होती थी तो जिसके साथ घटना होती थी वो इसी घटना का उदाहरण देते थे कि सब पुलिस वाले डकैत हैं, ये गोली मारकर छीन लेते हैं। प्रदीप टैगोर को जेल भेजने के बाद पुलिस विभाग से उसको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन असल कारण तो फूलचंद रस्तोगी था, जिसने रूपचंद के पल पल की जानकारी बदमाशों को दी थी। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको नौकरी से फूलचंद को रूपचंद अग्रवाल ने, यानी उसके मालिक ने, निकाल दिया था। वैसे मेरे पुलिस के एक्सपीरियंस से जहां जहां इस तरह की घटना होती है, ज्वेलरी शॉप में, किसी के घर में, जब अपराधी बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे जाके कैश और ज्वेलरी निकाल के अपना काम करके चले जाते हैं तो पुलिस का शक पहला घर के लोगों पर
या घर के नौकरों पर या संस्थान जो दुकान है उसके नौकरों पर जाता है कि इतनी सटीक जानकारी कौन दे सकता है कि कैश कहाँ रखा है, ज्वेलरी कितनी है, कितना कैश या कितनी ज्वेलरी लेकर आदमी निकला है या वापस आया है। कई घटनाएं कानपुर उन्नाव रोड पर हुई हैं। 5-5 किलो 7-7 किलो सोने की लूट हुई है। 5 किलो सोने की लूट हुई थी। 50 किलो चांदी की लूट हुई थी। एक दो नहीं, कई कई घटनाएं हुई हैं और सारी घटनाओं में मुखबिरी हुई है। तो पहला सवाल जहां यह घटना होती है वो यही करते हैं कि आपने किसी को हाल फिलहाल में काम से निकाला तो नहीं है, क्योंकि पैसे जेवर की सटीक जानकारी उसको रहती है। जो काम कर रहे हैं, अगर वो बहुत गुजारा भर का पैसा उनको मिलता है तो वो कभी सामान्य रूप से इस तरह से मुखबिरी नहीं करते हैं जब तक कि उनका कोई इंटरेस्ट न हो या उनसे जुड़ा हुआ कोई क्रिमिनल न हो। तो 50% इस तरह की घटनाओं में ये मुखबिरी नौकर ही करते हैं। ऐसा मेरा इतने सालों की पुलिस का एक्सपीरियंस है। इसलिए अपने घर या संस्थान में काम करने वाले किसी अनजान को कभी न रखें। जिसको रखें उसके बारे में सब पता कर लें कि वो कैसा है, परिवार कैसा है, परिवार में उसके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी तो नहीं है, उसका भाई, बाप, चाचा, ताऊ ऐसा तो नहीं है जो कभी लूट या डकैती में जेल गया हो। अब तो हर थानों पे नौकर और किराएदारों के वेरिफिकेशन के फॉर्म होते हैं। आप उसे भेज दें और अपने पर्सनल स्रोतों से भी पता लगाएं। अगर बहुत जरूरी न हो तो उसे निकालें नहीं नौकरी से, तनख्वाह कम कर दें, कुछ रिन्यूमरेशन कम कर दें ताकि वो अपने से छोड़कर चला जाए, और नौकरी से इस तरह न निकालें। और निकालते समय उस पर कभी झूठे आरोप, चोरी के आरोप, बेईमानी के झूठे आरोप मत लगाएं, क्योंकि अगर वो आपके यहाँ 1-2 साल भी काम किया है तो ये बात उसको चुभेगी, वो मन में इसको रखेगा। और अगर आपने कहीं उसको रंगे हाथ पकड़ लिया किसी चोरी में या बेईमानी में, तो पुलिस को जरूर रिपोर्ट करें। पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और उसके मन में भी ये डर बैठेगा कि पुलिस मेरे बारे में सब जानती है। पुलिस अगर आएगी, पकड़ेगी तो सब कुछ हमसे कबुलवा लेगी। इसलिए घरेलू नौकर, संस्थान के नौकर, दुकान के नौकर, दुकान के जो सेल्समैन हैं, जिस किसी को भी आप रखते हैं उसको अच्छी तरह से जांच परख लें और कभी झूठे आरोप लगाकर न निकालें। मौके पर रंगे हाथ या आपके पास सबूत हो कि हाँ उसने ऐसा किया है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। कभी ऐसा न करें कि जाओ तुमको इस बार छोड़ दिया, तुमको नौकरी से निकालता हूं। मत करें ऐसा कभी। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।